हेलो बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा प्रबंध की भूमिकाएं मिंटर्स वर्क प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्रों पर दृष्टिकोण। बच्चों, प्रबंध की भूमिकाएं एकीकृत न होकर के एक ही संगठन में अलग अलग दशाओं में अलग अलग होती हैं। एक प्रबंधक संगठन में विभिन्न भूमिकाएं निभाता है, जैसे उत्पादन प्रबंधक की अलग भूमिका होती है, वित्तीय प्रबंधक की अलग, ऐसे ही विकास प्रबंधक, वितरण प्रबंधक, कार्यालय प्रबंधक, सेविवर्गीय या मानव संसाधन प्रबंधक, मार्केटिंग मैनेजर, ये अलग अलग विभाग के अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। जैसा प्रबंधक का कार्य अथवा उसका पद होता है वह वैसे ही भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि प्रबंधक उत्पादन प्रबंधक के पद का कार्यरत है तो वह उत्पादन से संबंधित भूमिका निभाएगा, जैसे कि उत्पादन नियोजन करना, उत्पादन नियंत्रण, कार्य विश्लेषण, किस्म नियंत्रण व निरीक्षण। सामग्री प्रबंध समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, प्रक्रिया विश्लेषण, उत्पादन अनुसंधान एवं विकास आदि को विस्तृत रूप से देखेगा। अगर हम प्रबंधकीय भूमिकाओं की श्रेणियों को देखें तो मिंटर्स वर्ग ने प्रबंध की भूमिकाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसका प्रदर्शन हम ये डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि प्रबंध की भूमिका जो है वो 3 भागों में दर्शाया गया है। अंतर व्यक्तिगत भूमिका, सूचनात्मक भूमिका और निर्णयात्मक भूमिका। सब में फिर उसके पार्ट्स हैं, जैसे अंतर व्यक्तिगत भूमिका में मुख्य व्यक्ति की भूमिका, ऐसे सूचनाएं जो देने वाली भूमिकाएं हैं उसमें मॉनिटर की भूमिका निभाने का, और निर्णयात्मक भूमिका में उद्यमी की भूमिका कौन निभा रहा है। व्यक्तिगत भूमिका में आप देखिए दूसरा नेतृत्व भूमिका, संपर्क अधिकारी की भूमिका। इसी तरह से सूचनात्मक भूमिकाओं में दूसरा है विस्तार की भूमिका और तीसरा है अधिवक्ता की भूमिका। निर्णयात्मक भूमिका में आप देखिए दूसरा बाधा निपटाने की भूमिका, तीसरा संसाधन आवंटन भूमिका और चौथा वार्ताकार भूमिका। अब बच्चों, हम क्रमशः सबका अलग अलग अंतर व्यक्तिगत भूमिका में जितने तीनों पार्ट्स हैं उसको हम बहुत ब्रीफ में आपको बताएंगे कि अंतर व्यक्तिगत भूमिका मिंटर्स वर्ग ने इसको 3 भागों में बांटा है। आकृति प्रमुख अथवा मुख्य व्यक्ति भूमिका, फिगर्ड रोल जिसको हम बोलते हैं, फिर है नेतृत्व भूमिका, लीडरशिप रोल, और संपर्क अधिकारी भूमिका। ये तीनों को अगर हम अलग अलग समझें तो आकृति प्रमुख अथवा मुख्य व्यक्ति की भूमिका जब को देखते हैं तो प्रबंधक आकृति प्रमुख अथवा मुख्य व्यक्ति की भूमिका उस समय निभाता है जब वो किसी समारोह अथवा किसी अवसर में उपस्थित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ऐसी भूमिकाओं में कुछ प्रमुख बातें आती हैं, जैसे विवाह, नवनिर्मित मकान में प्रवेश, जन्मदिन या कोई फ्यूनरल कार्यक्रम है तो ऐसे में वो अपनी भूमिका को या प्रमाण पत्रों का वितरण आदि करके अपना भूमिका निर्वहन करते हैं। नेतृत्व लीडरशिप की भूमिका में प्रबंधक अपने समूह का नेता होता है। उसे नेता की तरह अपनी भूमिका का निष्पादन करना होता है। नेता के पीछे उसके अनुयायी होते हैं जो उसके आदेशों और निर्देशों का अनुसरण करते हैं। किसी भी उपक्रम की सफलता अपने नेता के गुणों पर निर्भर करता है। नेतृत्व भूमिका में बच्चों प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रतिनिधित्व, अभिप्रेरण, समन्वय, अनुशासन, प्रशिक्षण, प्रशासन, विकास, आदेश, निर्देश, पहल, परीक्षण, प्रदर्शन आदि बातें सम्मिलित की जाती है। और वैसे ही तीसरी अगर संपर्क अधिकारी की भूमिका को देखें तो प्रबंधकों को जनसंपर्क स्थापित बनाए रखने होते हैं। उन्हें बाहरी विश्व में संगठन का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। संगठन की छवि जो है वो लोगों के बीच कैसी बन रही है इसका भी वो ध्यान देता है। वे संगठन तथा बाहरी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने वाली कड़ी का काम करते हैं। अगर उनकी भूमिका को हम देखें तो बाहरी लोगों से संपर्क करना, विचारों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना, बाहरी सभाओं तथा सामाजिक कार्यक्रमों में संगठन का प्रतिनिधित्व करना, बाहरी लोगों को संगठन एवं उसके बारे में समय समय पर जानकारी देना।
बच्चों, अगर हम मिंटोज़ वर्क की सूचनाएं वाली भूमिका को देखें, सूचनात्मक भूमिका, इंफॉर्मेशनल रोल को, तो हम देखते हैं कि उसमें इसको भी लगभग 4 भागों में बांटा गया है। और इसमें पहला है मॉनिटरिंग की भूमिका। मॉनिटर करने का रोल होता है। मॉनिटर की भूमिका में प्रबंधक संगठन के आंतरिक एवं बाहरी पर्यावरण पर निगाह रखता है। पर्यावरण से आशय क्या है बच्चों? यहाँ पे पर्यावरण से आशय ये है कि संगठन के निर्णयों को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी घटक कौन से हैं जो कि उसके निर्णय को प्रभावित करते हैं। प्रबंध इन सभी घटकों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और उसका विश्लेषण भी करता है। सूचनात्मक भूमिकाओं में बच्चों दूसरा उसका रोल होता है विस्तारक की भूमिका। विस्तारक भूमिका के अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों को उन सूचनाओं से अवगत कराता है जो उनकी पहुंच से बाहर होती है। ये सूचनाएं संगठन के आंतरिक तथा बाहरी पर्यावरण से संबंधित हो सकती हैं। तीसरा है बच्चों अधिवक्ता की भूमिका या स्पोकमैन की भूमिका। अधिवक्ता व भूमिका के अंतर्गत प्रबंधक संगठन के बाहर के लोगों के साथ संगठन के प्रतिनिधि के रूप में वार्ता करते हैं, जैसे कि अंशधारियों को कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में आवश्यक जानकारी देना, उपभोक्ता को सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का आश्वासन देना, प्रेस से संगठन के बारे में बातचीत करके उनको अवगत कराना, सरकार को नियमों के पालन करने के संबंध में आश्वासन देना। ये सब सारी भूमिकाएं जो हैं स्पोकमैन या अधिवक्ता की होती हैं। अब बच्चों जो तीसरा मिंटोज़ वर्क का भूमिका जो क्लासिफाई करते हुए तीसरा जो उन्होंने बनाया था निर्णयात्मक भूमिका। निर्णयात्मक भूमिका प्रबंध का बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको हम अंतिम रोल भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह इस भूमिका के माध्यम से अपने सभी कार्यों का निष्पादन करते हैं। मिंटोज़ वर्क ने प्रबंध की निर्णयात्मक भूमिका को कई भागों में बांटा है, जिसमें पहला है उद्यमी की भूमिका। बच्चों यह प्रबंधक की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि उद्यमी के पद पर वह अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकता। उद्यमी से आशय जो जोखिम उठाता है, जो बिजनेस प्रारंभ करता है। प्रबंधक को समय समय पर जोखिम उठानी पड़ती है बच्चों। उद्यमी भूमिका के अंतर्गत प्रबंधक निम्न कार्य को संपन्न करते हैं। आप देख सकते हैं कि इकाई का सुधार करना, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तनों को नियोजित करना, नवाचारों इनोवेशंस भी इनको करने होते हैं। इसी तरह से बच्चों बाधा निपटाने की भूमिका भी वो कर दिखाता है अपना। संगठन में प्रबंधक को कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस भूमिका के अंतर्गत प्रबंधक ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जो कि उसके नियंत्रण के बाहर होती हैं, जैसे कि हड़ताल वगैरह हो जाना, सामग्री की कमी हो जाना, शिकायतें, ऐसी शिकायतें जिसका वो हम निराकरण नहीं कर सकता। अगर हम एक उदाहरण से समझे कि संस्था में हड़ताल होना एक आजकल आम बात हो गई है। कोई भी मांग है तो लोग हड़ताल कर देते हैं। प्रबंधक अपनी बाधा निपटाने की भूमिका के अंतर्गत अगर हड़तालों को दृढ़तापूर्वक सामना करता है तो उसके लिए उसे बाध्य होना पड़ता है समझौता करने के लिए, मतलब उनकी बातों को मानना पड़ता है। तीसरा बच्चों निर्णयात्मक भूमिका में संसाधन आवंटन की भूमिका होती है। संस्था में उपलब्ध संसाधन प्रबंधक के अधीन होते हैं। वह इन संसाधनों का संस्था में कार्यरत समूहों में आवश्यकता के अनुसार उसको बांटता है। मिंटोज़ वर्क ने प्रबंधक को इस भूमिका में मानवीय, भौतिकी तथा वित्तीय संसाधनों के वितरण के रूप में सम्मिलित किया है। बच्चों चौथा अगर हम रोल देखें वार्ताकार की भूमिका का, वार्ताकार से यहाँ आशय है निगोशिएटर की तरह वो काम करता है। मिंटोज़ वर्क के अनुसार एक प्रबंधक को आवश्यकता पड़ने पर वार्ताकार की भूमिका भी निभानी पड़ती है। इस भूमिका के अंतर्गत आंतरिक मतभेदों तथा प्रतिवादों का निपटारा करना। इसके अंतर्गत वह बाहरी पक्षकार जैसे कि श्रम संघ, लेबर यूनियन आदि जो सप्लायर्स हैं, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, बैंकर्स, ठेकेदार, सब लोगों से वो वार्ता करता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखता है। बच्चों प्रायः देखा जाता है कि ये जो भूमिकाएं हैं तीन, मुख्य रूप से तीन ही हैं मिंटोज़ वर्क के अनुसार। इसके अलावा भी और भूमिकाएं
साथ में उसको निभाना पड़ता है। अगर उन भूमिकाओं को हम देखें तो उसमें मैनेजर कहाँ पे कौन सा डिसीजन लेना है, कब लेना है, इन सब बातों का जिक्र नहीं वो करता है। उसे अपना विवेक यूज करके जैसी आवश्यकता होती है वैसा निर्णय लेना होता है। अब बच्चों एक महत्वपूर्ण बात हमें करनी है, प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्रों पर दृष्टिकोण क्या होता है। प्रबंध के कार्य तथा क्रियात्मक क्षेत्र में अंतर होता है बच्चों। वो क्रियात्मक क्षेत्र जो फंक्शनल एरिया है और उसे जो काम करना है, अगर उसको हम बहुत बारीकी से देखें तो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में प्रबंधक के कार्य तथा प्रबंधक के क्रियात्मक क्षेत्र दोनों में समानता होती है ना। यही हम सोच भी रहे थे कि जो उसका कार्य है वही उसका कार्य क्षेत्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। वास्तविकता यह है कि इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। प्रबंधक के क्रियात्मक क्षेत्र का वर्णन करने से पहले प्रबंधक के कार्य तथा प्रबंधक के क्रियात्मक क्षेत्र में अंतर को हमें समझना आवश्यक है। प्रबंधक के कार्यों में बच्चों नियोजन आता है, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियुक्तियां एवं नियंत्रण को हम सम्मिलित करते हैं। जबकि प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में उत्पादन, जहाँ फंक्शनल एरियाज हमारे हैं, वित्त, विकास, सेवी वर्गीय वितरण, परिवहन, क्रय आदि क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। प्रबंध के कार्यों को अगर हम देखें तो ये सभी संस्थाओं में लगभग समान रूप से होती हैं, जबकि क्रियात्मक क्षेत्र अलग अलग संस्था के अलग अलग होते हैं। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को अगर हम बच्चों, विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध के विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों का वर्णन किया है। इंग्लैंड के शिक्षा मंत्रालय ने अपने प्रबंधकीय शिक्षा नामक प्रतिवेदन एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें प्रबंधक के कुल मुख्य रूप से 9 कार्य क्षेत्रों को उन्होंने बताया है। अगर इन 9 में से पहले को हम देखें तो उत्पादन प्रबंध। बच्चों, प्रोडक्शन मैनेजमेंट उत्पादन प्रबंध का एक ऐसा कार्य है जो कि उत्पादन प्रक्रिया में निर्णय से संबंधित होता है, ताकि माल का उत्पादन दिए गए दिशा निर्देशों, नमूना जो सैंपलिंग होती है, मात्रा, मांग की अनुसूची तथा न्यूनतम लागत पर संपन्न किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ और बातों को भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि उत्पादन नियोजन करना, उत्पादन नियंत्रण, किस्म, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया विश्लेषण, कार्य विश्लेषण, समय, थकान, गति अध्ययन, कार्य सूची। इन कार्यों का बच्चों जॉब डिस्क्रिप्शन भी हम बनाते हैं, जॉब डिटेल बनाते हैं, संयंत्र विन्यास, सामग्री प्रबंधन, इन्वेंट्री नियंत्रण, डिजाइनिंग एंड पैकेजिंग, उत्पादन अनुसंधान एवं विकास, सामग्री एवं यंत्रों का रखरखाव, वर्क इंजीनियर्स, आंतरिक यातायात, उत्पादन विधि तथा कार्य विधि का निर्धारण। बच्चों, ये उत्पादन से संबंधित कार्य थे या कार्यात्मक क्षेत्र थे। दूसरा है बच्चों विकास प्रबंध, डेवलपमेंट मैनेजमेंट। यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत सामग्री, मशीन, प्रक्रियाएं, औद्योगिक प्रक्रियाओं में लागू होने वाला भौतिकी विज्ञान का क्षेत्र, संबंधित अनुसंधान एवं रिसर्च, उत्पादन के और अगर कोई विकल्प हैं, डिज़ाइन अच्छा बनना चाहिए, उपभोक्ता की मांग पे ध्यान देना, उत्पादन का संबंध आदि इसमें बातों को हम सम्मिलित करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य बच्चों सेवी वर्गीय प्रबंध, पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बच्चों, यह प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय क्रियात्मक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत श्रम शक्ति का पूर्वानुमान, कितने हमें कर्मचारी चाहिए इसका पूर्वानुमान लगाना, चयन, भर्ती, नियुक्ति, कार्यभार का सौंपा जाना, प्रशिक्षण देना उनको, उनका प्रमोशन करना, उनका रिटायरमेंट, पद अवनयन, स्थानांतरण, छटनी, पद समाप्ति भी, टर्मिनेशन भी करना होता है बच्चों। औद्योगिक सुरक्षा, पारिश्रमिक, उनकी पारिश्रमिक जो लेबर का मजदूरी वगैरह की बात होती है, श्रम कल्याण की बात होती है, चिकित्सा, औद्योगिक संबंधों में सुधार और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि हम सेवी वर्गीय प्रबंधक के अंतर्गत रखते हैं, उसके क्रियात्मक क्षेत्र में रखते हैं। बच्चों, चौथा महत्वपूर्ण रोल है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय व्यवसाय का रक्त है बच्चों। अगर वित्त की व्यवस्था नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता। अर्थात प्रत्येक संस्था में वित्त का जो मैनेजर होता है या जो फाइनेंस मैनेजमेंट देखता है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों। पूंजी का कुशलतम उपयोग तथा वित्तीय संसाधनों के चयन पर बल देना
ये उसकी मुख्य भूमिका होती है बच्चों, ताकि एक संस्था उन्हें किस तरह से व्यय करे कि लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। जैसे उनके कार्यों को अगर हम देखें तो वित्तीय नियोजन करते हैं, वित्त संसाधनों का विकास, पूंजीकरण, बजटिंग, लेखांकन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, ये तीनों लेखांकन के काम हैं बच्चों। उसके अलावा अंकेक्षण, अंकेक्षण में बच्चों दो तरह के होते हैं, आंतरिक और बाह्य अंकेक्षण, जिसको हम ऑडिट बोलते हैं। करों का निर्धारण एवं भुगतान, टैक्सेशन देखते हैं कि क्या है, उसका भुगतान करना। लाभांश एवं बोनस देना, अगर कोई डिविडेंड है, कोई बोनस है तो उसको देना। वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करना, आंकड़ों का संकलन, डेटा का कलेक्शन बच्चों, और वित्तीय समस्याओं का अध्ययन एवं निवारण को उनके कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। बच्चों अब वितरण प्रबंधक की भूमिका को देखें तो इसके अंतर्गत वस्तु विपणन, विपणन, अन्वेषण एवं रिसर्च, मूल्य निर्धारण, विपणन में कितनी प्रकार की जोखिम है उसका ध्यान देना, उनका रोकथाम करना, विक्रय संवर्धन एवं विज्ञापन से संबंधित कार्यों को करना, आंतरिक बाजार एवं निर्यात व्यापार की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये सब बातें जो हैं वो वितरण प्रबंधक के कार्य में आती हैं। और छठवां मुख्य कार्य बच्चों परिवहन प्रबंधन, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। परिवहन भी प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत माल का सर्वश्रेष्ठ पैकेजिंग करना और संग्रहालय की व्यवस्था, वेयर हाउसेज वगैरह की व्यवस्था करना, परिवहन के विभिन्न साधन जैसे सड़क, रेल, वायु, जल आदि को शामिल करते हैं। देखते हैं कि कौन सा साधन, किस साधन से सामान एक शहर से दूसरे शहर में भेजा जा सकता है। बच्चों अगर हम सातवें कार्यात्मक क्षेत्र को देखें तो आता है क्रय प्रबंधन, परचेजिंग मैनेजमेंट। परचेजिंग मैनेजमेंट में बच्चों हम क्रय की मांग, मात्रा, क्रय की पूर्व में पूछताछ, उसका पूर्वानुमान, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के सप्लायर्स से टेंडर लेना, आदेश देना, क्रय करना, अनुबंध करना, सामग्री का रखरखाव, सामग्री नियंत्रण, ये सब ढेर सारी बातें जो हैं क्रय प्रबंधक को अपने कार्यों में शामिल करना होता है। आठवां इम्पॉर्टेंट कार्यात्मक क्षेत्र है बच्चों संस्थापन अथवा अनुरक्षण प्रबंध, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत भवन, संयंत्र, मशीन, सामग्री, ये ढेर सारे जो है ऐसे चीज़ें होती हैं जो अस्थायी रूप से लगी होती हैं, और उसका अगर समय पर रख रखाव और उचित देखभाल नहीं होता है तो फिर नुकसान होता है संस्था को। तो ये सब कार्य जो है महत्वपूर्ण कार्य में उसके सम्मिलित किए जाते हैं। और बच्चों नौवां है कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट। यह ठीक ही कहा गया है कि कार्यालय किसी भी संस्था में वह स्थान है जो घड़ी के मुख्य कमानी का काम करता है। अगर हम कार्यालय हमारा कमज़ोर है बच्चों तो कोई भी कार्य हमारा सुचारू रूप से नहीं चलेगा, क्योंकि कार्यालय प्रबंध का एक ऐसी हैंड्स होती है जो कि सूचनाओं को व्यवस्थित करती है, अभिलेखों को रखती है। कोई डिमांड अगर मांगना है या कोई आंकड़ा देखना है तो वो कार्यालय ही उपलब्ध करवाता है। यह संस्था के बाह्य एवं आंतरिक संसार से समन्वय महत्वपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करता है। कार्यालय प्रबंध पत्रों, जितने लेटर्स हैं, कम्युनिकेशन जो संचार होते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से उनके कुशलतम संचालन के लिए कंप्यूटर आदि की व्यवस्था जो है वो कार्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अगर हम सभी को देखें 1 से लेकर 9 तक जो भी मैंने आपके बीच रखा, तो प्रबंध क्रियात्मक क्षेत्र की स्थापना में उन सभी कार्यों को प्रमुखता दी गई जो कि संस्था के उद्देश्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, जैसे जनसंपर्क प्रबंध, जोखिम मैनेजमेंट, परिवर्तन का प्रबंध, मतभेद एवं संघर्ष प्रबंध, कमी प्रबंध, अनुसंधान प्रबंध, आयात निर्यात प्रबंध, सामग्री प्रबंध, अनुरक्षण और पर्यावरण प्रबंध, तकनीकी प्रबंध। ये सब बच्चों वो हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये सब भी उन्हीं मुख्य कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं।